कुमार शुक्ला। कल हम लोग वायु की परतें पढ़े। आज हम वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और यदि उनकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है तो वही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यानी विभिन्न गैसों का जो निश्चित अनुपात दिया गया है, उन गैसों की मात्रा यदि घटती है या बढ़ती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण में जैसे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि ओजोन एक परत है। ओजोन परत बताया गया कि कहाँ है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक मोटी परत पाई जाती है। ओजोन को सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स फेवरी और हेनरी वुसन ने किया था। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यानी ओजोन, इसका सूत्र क्या होता है? O3 है। ये 310 नैनोमीटर की तरंगों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत में जो छिद्र है, ओजोन परत में छिद्र देखा गया और इस छिद्र को देखा था जोसेफ फार्मैन ने पहली बार ओजोन परत में छिद्र को देखा। और इस छिद्र का कारण क्या है? इस छिद्र का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब ये गैसें मुख्य रूप से निकलती कहाँ से हैं? यानी जितने हम भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, शीत गृह है, एयर कंडीशन है, इन सब से या फोम के गद्दे हम यूज करते हैं उन उद्योगों से, या आजकल जो फैशन में है डिओ हम लोग यूज करते हैं, उन उद्योगों के कारखानों से भी ये गैसें निकलती हैं। और इससे क्या होता है? ओजोन परत को हानि होती है। और इसमें मुख्य जो घटक होता है क्लोरीन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामान्यतः कभी कभी CFC दिया रहता है, कभी कभी एक गैस अलग से दी रहती है जिसे हम कहते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन ही मुख्य रूप से कहा जाता है कि क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। तो सबसे ज्यादा हानिकारक कौन होता है? क्लोरीन होता है। ये सब निकलती कहाँ से हैं? जैसे आपको बताया गया, तो यही है ओजोन परत को हानि। सबसे पहले ओजोन परत कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यूपीटेट में एक बार प्रश्न बना था, पराबैंगनी A, B, C सबसे खतरनाक कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं? तो पराबैंगनी C सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि पराबैंगनी C के बारे में बताया गया है कि ये जीन तक को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हो जाती है? पराबैंगनी C। अब आगे इसी क्रम में हम चलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जैसे बताया गया कि हमारे वायुमंडल में 0.03% CO2 इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03%। यदि इसकी मात्रा बढ़ती है तो सतह का ताप बढ़ता है। सतह का ताप कैसे बढ़ता है? इसकी मात्रा आवश्यक भी हमने बताया, क्योंकि सतह का ताप एक औसत ताप बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य
भूमिका होती है। यदि औसत तापमान बना रहता है तो जीव जंतु और वनस्पतियों का वृद्धि और विकास संतुलित होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और CO2 के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। तीसरे ये प्रश्न बना कि ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य घटक कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड करती कैसे है? यह भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है और सूर्य से जब प्रकाश या किरणें आती हैं, सतह पर टकराती हैं, तो सतह से टकराने के बाद किरणें वापस जाती हैं। इसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। और इस पार्थिव विकिरण को CO2 क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर एक लेयर बना लेती है। ये सूर्य से के प्रकाश को आने तो देती है, लेकिन इससे पार्थिव विकिरण को वापस जाने नहीं देती, जिससे सतह का तापमान बढ़ता जाता है। और जब सतह का ताप अधिक होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लेशियर पिघलते हैं, विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। और जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में छोटे छोटे द्वीप, जैसे प्रशांत महासागर का तुवालू द्वीप है जो डूब चुका है, इसी प्रकार से अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं डूबने की समस्या उत्पन्न होगी। कहा जाता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो समय से पहले युवा हो जाते हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधों में जैसे पहले से आम का ही वृक्ष लीजिए, कहते हैं बौर पहले आ जाता है। यानी कि सब किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का। और उसका मुख्य कारण क्या होती है? CO2 से ही ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में और कौन गैसें सहायक होती हैं? तो सबसे मुख्य घटक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य है। इसके अतिरिक्त मीथेन है। मीथेन के अतिरिक्त नाइट्रोजन जलवाष्प है, जलवाष्प है। यही मुख्य गैसें जैसे मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? जैसे हम वाहनों से देखते हैं, वाहनों के साथ साथ अनेक प्रकार के जैसे कारखाने हैं, कारखानों से भी प्राप्त होती है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे पौधों की संख्या क्या हो गई? कम हुई। और मानव क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता जाता है। तो जब पौधों लेने वालों की संख्या कम हो गई तो हमारे सतह पर इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी वृक्षों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सतह पर बढ़ रही है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे बताया गया कि इसका वही गुण होता है जैसे कांच का होता है। कांच क्या करता है? जैसे कोई बंद कमरा है और उसमें खिड़की लगी हुई है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो कांच के गुण होता है कि प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन वापस ताप को बाहर जाने नहीं देता और कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी का प्रयोग ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने के लिए किया गया और इससे संबंधित है ये ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक किससे निकलती है? वाहनों से। इस पर भी प्रश्न बन चुका है। सबसे ज्यादा किससे निकलती है? वाहनों से। 70% किससे निकलती है? वाहनों से। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब पृथ्वी यानी सतह पर आती है, चाहे वाहनों से जब आती है, तो हमारे सतह पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक अणु लेकर ये फिर किस बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इससे भी बढ़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी ये घुल जाती है और घुलकर हमारी जो धमनियां हैं उनके बीच बीच में ब्लॉक उत्पन्न कर देती है
और हमारी दम घुटती है यानी ऑक्सीजन रुक जाती है और जिसके कारण हमारी दम घुटने लगती है और व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारे हानिकारक है। आगे हम चलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनसे क्या हानि होती है? मुख्य रूप से ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड जो औद्योगिक चिमनियां हैं या देखते हैं जैसे तेल रिफाइनरी उद्योगों की चिमनियां, जैसे उद्योग की चिमनियों से मुख्य रूप से गैसें निकलती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? जैसे कल आपको बताया गया कि हमारे वायुमंडल में संपूर्ण जलमंडल का 0.035% जल कहाँ विद्यमान है? वायु में विद्यमान है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? जल से क्रिया कर लेती है यानी H2O से क्रिया कर लेती है और बनाती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। और यही जब सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ सतह पर गिरती है तो हमारी मृदा को अम्लीय बना देती है। मृदा को क्या बना देती है? अम्लीय। और साथ ही साथ जब ये किसी मकान पर पड़ती है ये, तो मकान में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आज आप सुने होंगे कि ताजमहल की जो संगमरमर से बना हुआ है वो धुंधला हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो सबसे महत्वपूर्ण सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है, भी जल से क्रिया करके SO3 बना लेता है। तो अम्ल वर्षा इसी को कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इनसे क्या हानियां होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हानिकारक है, दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, इसीलिए इस गैस को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इस तरह से भी प्रश्न आ चुके हैं GS वगैरह में कि क्रैकिंग गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। दम घोटू कौन गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें सहायक हैं? अगर दो दिया है आपको एक साथ विकल्प में तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक दिया है एक को चुनना है तो सल्फर डाइऑक्साइड। आगे हम चलते हैं मीथेन है। जैसे मीथेन को जैसे हमने कहा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में मीथेन की मुख्य भूमिका होती है। मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? इससे भी प्रश्न आ चुके हैं। मीथेन क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब यहाँ पर मीथेन कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे आप सुनेंगे कोयले की खान से मीथेन निकलती है। गोबर गैस आप सुनेंगे, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होती है? मीथेन, गोबर गैस। जुगाली करने वाले जानवरों के मुख से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। धान के खेत से या कोई वनस्पति, जैसे हम चावल या धान का पौधा उगाते हैं उससे पुआल बचता है, पुआल जब सड़ता है तो उससे भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत में आप जब कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे अजब सी हमें अजीब मतलब गर्मी महसूस होती है, तो वो किसके कारण हो रही है? मीथेन के कारण। जुगाली कोई जानवर कर रहा है, एक तुम्हारे सामने यदि खांसता है तो आपको थोड़ी देर के लिए गर्मी मूर्छा से आ जाती है, तो उसका कारण क्या है? इससे भी क्या निकल रहा है? मीथेन गैस। गोबर गैस जो यूज करते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है? मीथेन है। कोयले की खान से मीथेन है। अभी जो PCS में आया था 18 में प्रश्न भी, तो अब यही इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दीमक है, दीमक की बावली यानी बावी जो उसका निवास स्थान है, दीमक की बावी से भी कौन गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मीथेन का मुख्य कार्य क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। और मीथेन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कई बार GS में प्रश्न आ चुके हैं।
टेट में भी एक आध बार आ चुका है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। अब इसी प्रकार से जैसे भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब हम बताए थे कि समताप मंडल वायुयान उड़ने की सबसे उत्तम दशा होती है और उसी लगभग 18 के ऊपर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा चलता है एक जेट वायुयान। और जेट वायुयान क्या करता है, जेट वायुयान से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जो ओजोन परत में छिद्र करते हैं, क्योंकि वहीं 20 से शुरू होता है हमारा ओजोन। अब आगे जैसे कभी कभी इससे प्रश्न है कि जो वायु प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं प्रकृति जनित, प्रकृति यानी प्रकृति स्वयं उत्पन्न करती है, और कुछ होती है मानव जनित वायु प्रदूषक। दो भाग में इसको हम बांट लेते हैं, थोड़ा इससे भी प्रश्न है इसलिए इसकी चर्चा कर दे रहे हैं। यानी एक प्रकृति स्वयं, जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी हमारी वायु दूषित होती है। क्योंकि इससे निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सल्फाइड, इसी प्रकार से भूकंप आप देखते हैं, भूकंप आता है तो भूकंप आने के पूर्व भी हमारे वायुमंडल में गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडान। कई बार इस प्रश्न वगैरह में आ चुका है कि भूकंप आने के पूर्व किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडान गैस की मात्रा। नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस है, रेडान गैस है। इस प्रकार से इससे प्रश्न आ चुके हैं। फिर आप देखते होंगे कि प्रकृति में एक होता है भूस्खलन। भूस्खलन से भी हमारी वायु दूषित होती है, क्योंकि जब भूस्खलन होता है तो धूल और धुआं के कण क्या होते हैं, धूल और धुआं के कण वायु में, धूल के कण वायु में समाहित हो जाते हैं। ये है प्रकृति जनित। मानव में जैसे वाहन आपको बताया गया, उद्योग की चिमनियां बताया गया, इन सबसे इनकी चर्चा आपको सामने किया गया। तेल रिफाइनरियां हैं, ईंट के भट्ठे हैं, या मनुष्य क्या करता है, कोई लकड़ियों को जलाता है तो लकड़ियों को जलाने से भी गैसें निकलती हैं। तो यह है मानव जनित और यह है प्रकृति द्वारा स्वयं। तो यहाँ से ज्वालामुखी का प्रश्न आ चुका है, इसको आप जानते रहिएगा। आगे हम देखते हैं कुछ जो प्रदूषक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक, और एक होते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक के अंतर्गत वो आते हैं जो सीधे किसी ऐसे वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है तो सीधे हमको प्रभावित कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही सीधे प्रभावित कर रही। तो यानी कि जो सीधे हमको प्रभावित करते हैं वो प्राथमिक, और जो क्रिया करने के बाद, वायु में आने के बाद क्रिया करने के बाद हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक में जैसे आपका हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। द्वितीयक वायु प्रदूषक में जैसे पाइन, H2SO4, HNO3, ये है पैरा एसिटाइल नाइट्रेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो इससे भी प्रश्न आपके, इनको आप जानते रहिएगा। प्राथमिक तो आप सीधे से जैसे बहुत याद करेंगे, बहुत लंबी अगर श्रेणी है तो आप ऐसे सोचिए, अगर कोई जो निकल रहा है और सीधे सीधे हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक। और जो क्रिया करने के बाद प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ये है प्रदूषण। अब प्रदूषण से हम बचे कैसे, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। बचने के लिए जैसे कुछ बताया गया है कि जैसे चिमनियां हैं, उद्योग की चिमनियां हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, बैक फिल्टर लगा देते हैं, बैक फिल्टर। दूसरा है वाहनों में है कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये क्या करते हैं, जो धुआं निकलता है, धुआं के कण जो निकलते हैं
तो उनको वहीं पर रोककर नीचे गिराते जाते हैं, जिससे वो वायु में नहीं फैलते। और इसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी तो बड़े कणों को ही रोक पाते हैं, और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को रोक लेते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या है? ये एक प्रकार का यंत्र है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म धुआं के कण को वायु में जाने नहीं देते। ये भी पूछा जा चुका है जीएस में, इसको ध्यान रखिएगा। जब अगर ये है हमारे सिलेबस में तो कभी भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का कार्य क्या है? ये छोटे से छोटे धुआं के कण को वायु में जाने से रोकता है। ये है, इस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आगे जो है वायु, कुछ जैसे वायु तो हर जगह व्याप्त है, वायु हर जगह व्याप्त है, लेकिन जब वायु में गति उत्पन्न होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। वायु में जब गति होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जब हमें महसूस होता है, वैसे तो अगर हम बैठे हैं महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वायु वहां भी विद्यमान है, लेकिन जब वायु में क्या हो जाती है? गति उत्पन्न हो जाती है, वायु में गति, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और पवन के जैसे कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे एक है व्यापारिक पवन, व्यापारिक जो एक निर्दिष्ट पथ पर चला करती है। एक है पछुआ पवन, एक है मानसूनी पवन, और एक है स्थानीय पवन, जो विशेष स्थानों पर चला करती है। व्यापारिक ट्रेड का मतलब हो गया निर्दिष्ट पथ, यानी कि जो एक निश्चित पथ पर चलती हैं वो पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। पछुआ पवनों का है ये दोनों गोलार्ध में चला करती हैं। और पछुआ पवन जो यहाँ पर प्रश्न बनता है बस उतना ही ध्यान रखिएगा कि पछुआ पवनें दोनों गोलार्ध में चलती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हमें ज्यादा इसके वेग महसूस नहीं होते। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल ज्यादा है, यानी कि जल क्षेत्र ज्यादा है, स्थल कम है। या हम कह लें कि 60% क्या है? जल है, और 40% भाग स्थल है। और जब वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता तो वायु तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जाती है। और इसी पछुआ पवन को दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश पर गरजता 40, 50 अंश अक्षांश पर प्रचंड 50, और 60 अंश अक्षांश पर चीखता 60 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो स्थिति है पछुआ पवन, जैसे कभी पूछे दोनों गोलार्ध में चलती है, लेकिन जो 40, 50 और 60 की स्थिति बनती है ये किस गोलार्ध में बनती है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध की विशेषता है, उत्तरी गोलार्ध की विशेषता नहीं है। कभी कभी ये भी पूछता है 40, 50, 60 किस प्रकार की पवन है? पछुआ पवन है। मानसूनी पवन, मानसून यानी मौसम से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, यानी जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा को बदल लेते हैं वो हवाएं क्या कहलाती हैं? मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। यानी 6 माह एक पथ पर, यानी पूर्व से पश्चिम, और 6 माह पश्चिम से पूर्व चला करती हैं, वे हवाएं क्या कहलाती हैं? मानसूनी। और यदि मानसूनी हवाएं न चलती तो भारत में मानसून का आगमन न होता। आगे हम स्थानीय पवनों के बारे में, जो अपने स्थान यानी कुछ स्थान विशेष पर चला करती हैं, उन पवनों को हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे एक लू है, लू कहाँ चलती है? भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में गर्मियों के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में धूल भरी एक हवा चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी पूछे कि संपूर्ण भारत में लू चलती है, तो संपूर्ण भारत में लू नहीं चलती, बल्कि कहाँ चलती है? उत्तर भारत में, उत्तर भारत और पाकिस्तान में लू चलती है। इसी प्रकार की कुछ अन्य हवाएं हैं, जैसे चिनूक है, फान है,
मिस्ट्रल है, हार्मटन है, ब्लिजर्ड है। इस प्रकार की हवाएं हैं जो स्थानीय पवनें हैं। ये है पवन। अब यहाँ से एक प्रश्न और थोड़ा सा बचता है कि वायु भी एक प्रकार का दाब डालती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और वायु दाब को हम किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। वायु में जो आर्द्रता होती है, वायु की आर्द्रता को हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। दोनों को ध्यान रखिएगा, वायु दाब को बैरोमीटर और वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ये है, कल हम लोग पढ़े वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, वायु की विभिन्न परतें पढ़े। आज हम प्रदूषण पढ़ लिए, कल हम लोग जलमंडल के बारे में